नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस समाचार में। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल पर निर्माण कार्य की प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। कहा, भारत की समुद्री विरासत के बारे में विस्तार से चर्चा जरूरी। नई दिल्ली में शुरू हुई इंटरपोल की महासभा में प्रधानमंत्री का आह्वान। आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसे वैश्विक खतरों से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आने की अपील। इंटरपोल की बैठक में पाकिस्तान से पूछा गया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद पर सवाल। संघीय जांच एजेंसी के महानिदेशक मोहसिन भट्ट ने साधी चुप्पी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए अहम फैसला। गेहूं, चना, जौ, सरसों समेत 6 रबी फसलों पर बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। 6 रबी फसलों पर बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। चना, जौ, सरसों समेत 6 रबी फसलों पर बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। गांधीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफ्रीकी समकक्षों के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। कहा, अफ्रीकी देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए है भारत। उत्तराखंड सरकार ने दिए केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में हुए विमान हादसे की जांच के आदेश। पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। एजीएम में लिया गया फैसला। और आई खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के समुद्री विरासत पर विस्तार से चर्चा की जरूरत पर बल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम ने आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल पर निर्माण कार्य की समीक्षा की और इसी दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था और सबसे पुराने मानव निर्मित गोदी की खोज के लिए जाना जाता है। ये परिसर करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण इस वर्ष मार्च में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि समुद्री विरासत परिसर को आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर इस तरीके से विकसित किया जा रहा था कि सामान्य जन भी इतिहास को आसानी से समझ सके। पीएम ने कहा कि भारत में बने पानी के बड़े बड़े जहाज दुनिया भर में बेचे जाते हैं थे, लेकिन विरासत के प्रति इस उदासीनता ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। पीएम ने कहा कि इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को बेहतरीन स्थान बनाने के लिए सभी के सहयोग का आह्वान किया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसे वैश्विक खतरों से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। दुनिया भर में पुलिस बलों ने किसी भी संकट के समय आगे बढ़कर काम किया है। प्रधानमंत्री ने जनता की सेवा करने में अपने जीवन का बलिदान करने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के उद्घाटन सत्र के दौरान स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। भारत में 25 साल बाद महासभा की 4 दिवसीय बैठक हो रही है, जो 21 तारीख को संपन्न होगी। इस बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। इस बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं, जिनमें मंत्री, विभिन्न देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और अपने कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है।
इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी ने अपने उद्घाटन भाषण में सदस्य देशों से इंटरपोल से डाटा साझा करने की अपील की ताकि अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरपोल के सदस्य देशों में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सबका बराबरी का प्रतिनिधित्व है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को लेकर दिल्ली में चल रहे इंटरपोल सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से सवाल किया गया। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद भारत में मोस्ट वांटेड हैं, क्या पाकिस्तान उन्हें भारत को सौंपेगा? इस सवाल के जवाब में संघीय जांच एजेंसी के महानिदेशक मोहसिन बट ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। खास बात यह है कि इंटरपोल की सबसे अहम भूमिका दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए सभी सदस्य देशों की पुलिस एजेंसियों की मदद करना है। किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रबी सीजन 2022-2023 के लिए 6 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि करने का फैसला किया गया है। वहीं जौ में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चना में 105 रुपए की वृद्धि की गई है। मसूर में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरसों में 400 रुपए बढ़ाया गए हैं, तो वहीं कुसुम में 209 रुपए की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अफ्रीकी देशों में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, प्रगति और खुशहाली के लिए उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। गुजरात के गांधीनगर में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी से अलग भारत अफ्रीका रक्षा संवाद में रक्षा मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस मार्ग निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अफ्रीकी देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत तैयार है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नागर विमानन क्षेत्र को लोकतांत्रिक होना चाहिए और ये आम आदमी के लिए सुलभ हो। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागर विमानन मंत्रियों के सम्मेलन में सिंधिया ने कहा कि सरकार छोटे शहरों में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगातार ध्यान दे रही है, जिससे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के नए इलाकों का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि 2016 में पूरे देश का नागरिक योजना के तहत उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 70 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं और 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने विमान यात्रा की है। छोटे शहरों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि पर उन्होंने कहा कि 2010 और 2015 की अवधि में यात्रियों की संख्या 10% से बढ़कर 31% हो गई है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा नई दिल्ली में साल 2020, 2021 और 2022 के लिए अनुभव पुरस्कार समारोह आयोजित किया। इसमें लेखन के लिए 15 पुरस्कार विजेताओं को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की यानी पेंशन भोगियों के एकीकृत पोर्टल को भी लॉन्च किया। दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह मामला आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा है। इसमें सीबीआई ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने पाया कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है। सीबीआई ने दावा किया था कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में संवाददाता सम्मेलन में कानून की प्रक्रिया को ध्वस्त करने और जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने समेत उन्हें दी गई स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की कोशिश की थी। हालांकि इस दौरान
तेजस्वी ने कहा है कि उन्होंने पहले दी गई जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली की जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 9 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 24 मार्च को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उमर खालिद पर फरवरी 2020 के दौरान हुए दिल्ली दंगों के मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में उन पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे। इस दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनआईए ने आज देश भर में आतंकी कनेक्शन को लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत 50 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान एनआईए को कई हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इसके अलावा ड्रग्स, नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेनामी संपत्ति के कागजात, धमकी के खत एनआईए ने जब्त किए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाने के लिए विदेश से पैसा लाकर आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस नेटवर्क पर है। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों यूएपीए के तहत 2 मामले दर्ज किए थे। उन्हीं मामलों को संज्ञान में लेते हुए एनआईए ने एक्शन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एमबीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मुजदीलाल ज्वेलर्स के ठिकानों सहित कई जगहों पर छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक एमबीएस समूह और उसके निदेशक मुकेश गुप्ता और सहयोगी कंपनियों ने आंतरिक 5% कर का भुगतान किए बिना विदेशी मुद्रा की स्थिति बनाए रखने के लिए एमएमटीसी से क्रेडिट पर सोना प्राप्त किया था, जिससे निगम को नुकसान हुआ था। 2014 में ईडी के अधिकारियों ने सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मामले दर्ज किए और मामले की जांच की। केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में यह दुर्घटना हुई। हेलीकॉप्टर में पायलट अनिल सिंह समेत सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रियों को केदारनाथ से गुप्तकाशी ले जा रहा था। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल के दल तलाश और बचाव अभियान चला रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने इस घटना के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद ही पता चलेगा कि दुर्घटना की असली वजह क्या थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वो लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं गुजरात में वडोदरा के कपुराई ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निजी बस और ट्रेलर ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब बात शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में लिवाली से बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 550 अंक की बढ़त के साथ 58,961 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 175 अंक की बढ़त के साथ 17,487 अंक पर बंद हुआ।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सबसे बड़ा और जहरीला सांप किंग कोबरा पकड़ा गया है। सरखेत वन परिक्षेत्र में स्थित मदनपुर गांव में एक मकान के पास 12.5 फीट लंबा कोबरा देखकर लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। चूंकि किंग कोबरा का रेस्क्यू काफी मुश्किल होता है, यहां भी यही हुआ। स्नेक कैचर अविनाश यादव ने घंटों तक मशक्कत के बाद इसे काबू में किया। इस दौरान उनसे कई बार भागने और काटने की भी कोशिश की। इस क्षेत्र में पहले भी किंग कोबरा मिल चुका है, क्योंकि ये क्षेत्र किंग कोबरा कंजर्वेशन के लिए ही है। यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। वन विभाग की ओर से लोगों से कहा गया है कि अगर किसी को यहाँ किंग कोबरा दिखे तो फौरन उन्हें सूचना दी जाए। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने अपने उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। करुणातिलका को यह पुरस्कार द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए दिया गया है। करुणातिलका की एक नॉवेल श्रीलंका में 1990 के दौरान चल रहे देश के गृह युद्ध में एक फोटोग्राफर और माली अल्मेडा के बारे में बताती है। इस दौरान करुणातिलका को अंग्रेजी भाषा के साहित्यिक पुरस्कार के साथ ही क्वीन कंसोर्ट फैमिली की ट्रॉफी भी मिली है। ट्रॉफी के साथ साथ उन्हें 50,000 पाउंड से भी नवाजा गया है। शेहान करुणातिलका को श्रीलंका के अग्रणी लेखकों में से एक माना जाता है। अपने उपन्यास के अलावा उन्होंने रॉक सॉन्ग्स, पटकथा और यात्रा कहानियां भी लिखी हैं। श्रीलंकाई लेखक को मिला 2022 का बुकर पुरस्कार द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए दिया गया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। सोमवार तड़के राजधानी कीव में हुए कामिकेज ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रहे इन हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं यूक्रेन की सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए रूसी युद्धक विमान हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है जो ईरान के ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना ने ड्रोन से नए हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन ने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि अपने एक वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने यह नहीं बताया कि ये हमले कहां हुए थे। गौरतलब है कि निप्रो और सुमी क्षेत्रों में हुए हमलों में बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों कस्बों और गांवों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। ताजा हमलों में राजधानी कीव पर 28 ड्रोनों ने निशाना बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। रॉजर बिन्नी के अलावा राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष, जय शाह सचिव, आशीष शेलार कोषाध्यक्ष और देवजीत सैकिया संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। रॉजर बिन्नी 1983 में भारत को विश्व क्रिकेट का विजेता बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। वह 1985 में क्रिकेट की विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। रॉजर बिन्नी भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय के पहले व्यक्ति भी थे। उन्होंने 27 टेस्ट मैच में 47 विकेट लिए हैं। वहीं 72 वनडे में उनके नाम 77 विकेट हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि बिन्नी जूनियर टीम के कोच भी रहे। उनकी ही कोचिंग में मोहम्मद कैफ की कप्तानी वाली अंडर 19 टीम साल 2000 में विश्व विजेता बनी थी। इसके बाद बिन्नी बंगाल क्रिकेट टीम के कोच बने और बाद में कर्नाटक क्रिकेट संघ के प्रशासक भी रहे। साल 2012 में रॉजर बिन्नी को राष्ट्रीय चयनकर्ता नियुक्त किया गया और अब इस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने बीसीसीआई के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम 2023 एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने साफ कर दिया है कि भारत साल 2023 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। मंगलवार को बीसीसीआई की एजीएम में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे को लेकर फैसला लिया गया।
आईसीसी T20 विश्व कप के तहत आज नामीबिया को नीदरलैंड्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स के 3 गेंद शेष रहते 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया ने 6 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स को 122 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे नीदरलैंड्स की टीम ने 19.3 ओवर में हासिल कर लिया। नीदरलैंड की तरफ से विक्रमजीत सिंह ने 39 रन की पारी खेली, जबकि जेजे स्मिथ ने 2 विकेट झटके। इन दिनों नीलामी केंद्र सॉथबीज के जरिए दुबई में दुनिया के एक सबसे बड़े तराशे हुए हीरे की नुमाइश की गई है। 303 कैरेट से अधिक वजन के इस पीले रंग के गोल्डन कैनरी हीरे को अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने दुनिया का सबसे बड़ा बेदाग हीरा भी करार दिया है। इस हीरे को हांगकांग, ताइपे और जिनेवा के अलावा दुनिया के कई देशों में प्रदर्शित करने के बाद इसे 7 दिसंबर को न्यूयॉर्क में सॉथबीज नीलामी घर में बिक्री के लिए रखा गया है। इस आकर्षक चमकीले हीरे की कीमत लगभग $15 मिलियन बताई जा रही है। और इस बुलेटिन में आज इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, डीडी न्यूज पे खबरें जारी हैं। नमस्कार।